नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। मिशन चंपावत में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ज्यादातर विधायक दल का नेता विधायकों में से नहीं बना। ऐसे ही कुछ 2022 में भी देखने को मिला है और बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। अब धामी उपचुनाव चंपावत से लड़ रहे हैं, यानी कि चुनाव विधायक नहीं बल्कि सीएम का हो रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि तमाम जनाधार बीजेपी के साथ है। लोगों का कहना है कि वो विधायक नहीं बल्कि सीएम चुनने जा रहे हैं। सीएम धामी यहां से चुनाव जीतकर इस पहाड़ी क्षेत्र का विकास करेंगे। यहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रोजगार मिलेगा, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी ही अपनी जीत का दावा कर रही हो, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज भी इशारों में धामी की जीत का दावा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि आज तक ये इतिहास रहा है कि जिस सीएम ने भी उपचुनाव लड़ा है वो हारा नहीं है। का चुनाव वहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो वो चंपावत को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूरी पार्टी हमारी आगे बढ़ाएगी और हमारी सरकार आगे। घबराए हुए हैं, भयग्रस्त हैं। उसके कारण मैं आपको गिना देती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जो है लोक लुभावनी घोषणा कर रहे हैं आचार संहिता को ताक पर रखकर। वही हमारी जो कैंडिडेट है निर्मला घैतोड़ी जी, उनके जहां जहां कार्यालय कांग्रेस पार्टी खोलने के प्रयास कर रही है, स्थानीय जनता को बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनके कार्यालय बंद करा दिए जा रहे हैं। उसके अलावा पवनदीप राजन जैसे एक मासूम बच्चे को लेकर आप घूम रहे हो अपने प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि अपने चेहरे पर आपको यकीन नहीं है। 5 से ज्यादा आपके केंद्रीय मंत्री वहां कैंपिंग करे हुए हैं जो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या जरूरत है? अगर कांग्रेस पार्टी की दावेदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इतनी हल्की महसूस होती है, अपने सामने वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खाली रस्म अदायगी कर रही है और एक तरफा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या जरूरत थी 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को लाने की? और अब सुना है कि योगी जी जिताने के लिए आने वाले हैं, जीत सुनिश्चित करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी चौतरफा अभिमन्यु की तरह घिरे हुए हैं। ना अपने संगठन पे भरोसा है, ना प्रदेश अध्यक्ष पे भरोसा है। सुना एक मंत्री जो अपनी मर्जी से वहां प्रचार के लिए पहुंच गए थे मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने के लिए, उनको वापस भेज दिया गया। तो मुख्यमंत्री इस समय चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जड़ों में मट्ठा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश ही काफी। धामी जी को खटीमा से भी जीतना चाहिए था, पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं, तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है और मैं भी चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव के ढंग से लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस उसको लड़ेगी भी। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है वो तो रिजल्ट बताएगा। पहली बात तो ये है कि धामी जी जो है एक बार चुनाव हार चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या चंपावत में की जा रही है, लगातार कांग्रेस के कार्यालय जहाँ खुल रहे हैं उनके मकान मालिक को धमकाकर उनके कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा सूचक नहीं है। रही बात धामी जी की, तो मैं कहना चाहता हूँ वहाँ जो
हमारी निर्मला गहतोड़ी जी जो हमारी बहन वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और वहाँ की मातृशक्ति और युवा शक्ति पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर एक बार फिर खटीमा हम जो है चंपावत में दोहराने जा रहे हैं। लेकिन जो लोकल्स हैं लोग सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि पहले से मुख्यमंत्री तो 6 महीने पहले से मुख्यमंत्री थे जब खटीमा में चुनाव लड़े। यहाँ तो चंपावत की जनता के महान आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा उपचुनाव में जीत निश्चित है और ये जीत भी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। जहाँ तक क्षेत्र के विकास का सवाल है और चंपावत की जनता के अपेक्षाओं का सवाल है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि श्री धामी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रतीक हैं और ये बात चंपावत पर भी लागू होती है। चंपावत का प्रतिनिधि चुने जाने के बाद निश्चित तौर पर चंपावत के विकास की गति और तेज होगी। और एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि चंपावत की जनता केवल अपना विधायक ही नहीं चुन रही, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चयन कर रही है। तो ऐसे में चंपावत की जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी। और जैसा कि श्री धामी जी ने भी वचन दिया है कि चंपावत के विकास के लिए वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और चंपावत में विकास की गति बहुत तेज़ी से। तो चंपावत का रण लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात की जाए तो उत्तराखंड का इतिहास भी यही कहता है कि उपचुनाव के लिए जिस भी सीएम ने लड़ा वो जीता ही है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या उत्तराखंड का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा या कांग्रेस इस बार इतिहास में बदलाव कर देगी और एक नया नाम दर्ज कराएगी और इतिहास को पलटने की कवायद जो है वो कांग्रेस की ओर से यहां से की जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से पहले परिचय कराते हैं आपका। संजीव वर्मा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। महेश जोशी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और साथ ही दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा दिनेश जी की ओर। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर स्वागत है आपका। और इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अगर इतिहास की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के इतिहास में जिस भी सीएम ने उपचुनाव लड़ा है वो कभी भी हारा नहीं है। और अगर चंपावत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा है और 2 बार ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके से क्या कांग्रेस जो है वो इतिहास जो चंपावत का है उसको बदलने में कामयाब होगी या पुष्कर सिंह धामी विधायक बनेंगे और सीधे सीएम बने रहेंगे? जी, आपका इतिहास जो है चंपावत के अंदर जो चुनाव हुए हर बार मुख्यमंत्री वहां से जीता है, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री 2 बार नहीं लड़ा, हर बार मुख्यमंत्री 1 बार लड़ा है। तो धामी से दोबारा लड़ रहे हैं इलेक्शन और वो इसको खटीमा से हारने के बाद चंपावत में वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली बार नहीं लड़ रहे हैं हारने के बाद, समझे? तो हारने के बाद दोबारा लड़ रहे हैं वो इलेक्शन। चंपावत की जनता जो निर्भर करता है, चंपावत की जनता जो है वो धामी जी को कितना चाहती है, भाजपा वाले भी अच्छी बात जानते हैं। और आमतौर पर जो खबरें हमारे पास भी आती है उससे भी ये पता लगता है कि वहाँ पर प्लस माइनस का झगड़ा है। नंबर दूसरी बात ये कि जब से आपके कश्यप साहब भाजपा में ज्वाइन हुए हैं 3 दिन पहले, तब से भाजपा के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है
अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। पटेल साहब ने भाजपा ज्वाइन की और बड़े जोर से सैकड़ों आदमियों के साथ भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन भाजपा के अंदर जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके अंदर आपस में जो है खींचातानी शुरू हो चुकी है। चलिए अभी आप गणेश जोशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी होगी, उनका जो इंटरव्यू था गणेश जोशी जी का, उन्होंने कर्नल साहब की धज्जियां खुल के उड़ाई। एक कांग्रेस के अंदर आपका आदमी जो मुख्यमंत्री का दावेदार था वो हार गए, सपनों आप छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली सैकड़ों आदमियों के साथ, जो कि गणेश जोशी जैसे सीनियर नेताओं को इसके साथ लगे हुए जितने भी वो हैं, उन सबको पसंद नहीं आया। तो क्या भाजपा किसी भी आदमी को मेरा सबसे पहला जो भी आएगा वो कपड़े किसी भी सीनियर मेंबर से मिले पूछे उसको साइन करवा लेगी, तो उसका असर क्या होगा जो कांग्रेस के अंदर इलेक्शन से पहले हुआ। इसीलिए आज की डेट के अंदर चंपावत का जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग बाग भी थोड़े एक्टिव हो गए हैं और वो भी अपनी चीज ध्यान से लगे हुए हैं कि हमें इलेक्शन जीतना है। इधर भाजपा भी चाहती है कि हम भी अपना इलेक्शन जीते। नंबर दूसरी बात ये है कि बार बार जोशी भी हो या चौहान भी हो, या सबसे पहले जो हमारी डिबेट हुई थी जिसमें तय था, उसके अंदर भी एक बात सामने उसकी आई थी विकास की। माइंस ओनर जितने थे, खनन माफिया थे, उनके बारे में हुई थी। उस वक्त भी मैंने एक ही बात की थी जोशी जी से, जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने यही कहा था कि मंडी के ऊपर 10% जाते हैं, क्या इसके ऊपर कोई चेक है? धामी की सरकार ऐसे लेकिन नहीं। लेकिन उसके बाद इन्होंने किया, करने के बावजूद खनन के ऊपर इन्होंने अंकुश लगाया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट सही है। वो जितने भी खनन माफिया पकड़े गए या जिनके मर्डर हुए वो सारे कुमायूं के हैं। आप ये देखिए अगले राउंड में आपके पास आएंगे। तब तक एक सवाल मेरा संजीव वर्मा जी से है। संजीव वर्मा जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अब आपके पास एक और सीएम फेस बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस थे वो अब आपके यहाँ आ गए हैं, तो अब शायद आपको परेशानी नहीं होगी। सीएम चेहरे आपके पास एक और हो गया, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधायक बना रहना बहुत जरूरी है, और विधायक बनने के लिए चंपावत का रण जो है वो फतेह करना होगा। वर्मा जी। पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है और चंपावत की जनता ने पहले से ही तय कर लिया है कि उन्होंने एक युवा एनर्जेटिक मुख्यमंत्री को चंपावत से जिताकर भेजना है, ताकि चंपावत का और अधिक विकास हो सके और चंपावत जिला एक सर्वांगीण विकास की ओर उनके कदम आगे बढ़े। और जिस प्रकार से इस समय केवल जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो, मध्यम चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, वार्ड से लेके सांसद तक का कैसा भी चुनाव हो, हम लोग पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। और इस चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ लड़ रही है। ये तो देखने को मिला कि गंभीरता के साथ लड़ रही है। एक विधानसभा में 40 स्टार प्रचारक लगा दिया। इस समय मात्र चुनाव को हम कितने बड़ा मार्जिन के साथ जीते, और एक हम लोग इतिहास बनाना चाहते हैं कि लगभग 50,000 वोटों से यदि हम इस चुनाव को जीतते हैं तो एक हम इतिहास कायम करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हताशा है। उनका कोई भी
बड़ा चलिए, कांग्रेस नेता, पर दूसरे राउंड चाहे में आएंगे किसी संजीव भी वर्मा जी। गुट का, चाहे किसी कांग्रेस भी पर गुट आएंगे, का हो। कांग्रेस पे आएंगे जी। दूसरे राउंड में। एक बार महेश जोशी जी की अभी से तक सवाल है। पहुंचा नहीं है। चलिए चलिए, लौटेंगे, हम भी आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अगले राउंड में। महेश जोशी जी, नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर उत्तराखंड के इतिहास को दोहराया जाए तो जिस भी सीएम ने उपचुनाव लड़ा है उसकी जीती हुई है, और अगर चंपावत सीट की बात की जाए तो 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार विधायक का चुनाव नहीं है महेश जोशी जी, इस बार चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री ने इस बार चंपावत सीट चुनी है। और एक चीज और भी है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफ मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ से सत्ता का पूरी सत्ता, पूरा सरकारी तंत्र चंपावत चुनाव में लगा हुआ है, धन बल का दुरुपयोग हो रहा है, और एक तरफ निर्मला गैतोड़ी के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये तो ये चुनाव तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जीतते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जीतेंगे, अगर इस तरह की बात होती तो उन्हें फिर पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना ये जो तंत्र है इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वैसी चीज। लेकिन सरकार डरी हुई है, आप देखिएगा सरकार बुरी तरह डरी हुई है। और नहीं महेश जी, इसमें एक चीज और भी होती है ना महेश जी, कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, कि एक बार तो खटीमा से हार गए, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं दोहराना चाहते हैं ना। खटीमा का जो नतीजा आया है ना, मुख्यमंत्री जी बहुत बुरी तरह नहीं, बुरी तरह उसे नहीं कह सकते महेश। 6000 वोट। चलिए संजीव जी लौटेंगे ना। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी चर्चा की मर्यादा थोड़ी सी बनाए रखिए, अभी शुरुआती हुई है, समय देंगे आपको। मजबूरन मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी बोल लेने दीजिए ना, फिर आएंगे आपके पास। आपको इसमें पूरा तंत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप डरे हुए नहीं होते। सरकार भाजपा इसमें बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, और इसमें किसी भी तरह से ये चुनाव जीतना चाहती है। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आपकी पूरी तरीके से, बोलिए। हाँ जी। और कांग्रेस इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और अब चुनाव चरम पे पहुंच गया है। और देखिएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों का कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उन्हें बखूबी उठा रहे हैं। और देखिएगा नतीजा चाहे जो हार या जीत हो, लेकिन कांग्रेस इस मतलब चुनाव जीतने के लिए ही मैदान में है। चलिए संजय वर्मा जी, आपके बड़े नेता कहाँ हैं श्रीमान? आपके बड़े नेता कहाँ हैं? बड़े नेता आपको वहाँ देवेंद्र यादव, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? घूमने गए हैं क्या? गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर गए हैं क्या? बताइए कहाँ है प्रीतम सिंह जी? और कहाँ? अरे कहाँ है गोलियाल जी? गोलियाल जी कहाँ है? प्रीतम सिंह जी कहाँ है? यशपाल आर्य जी कहाँ है? आप बताइए तो। अरे मेरे भाई कोई कांग्रेस का कोई भी नेता कांग्रेस चलिए संजय वर्मा जी, अगर कांग्रेस नहीं मैनेज कर रही है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना संजय वर्मा जी? इसके लिए तो कोई कोसने वाली जैसी बात है नहीं, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। सर मैं कोस नहीं रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के भाई ने जोशी जी ने कहा कि वर्मा जी, मुख्यमंत्री जी किस तरह से डरे हुए कल परसों एक कार्यक्रम में उन्होंने ये इस बात की जिक्र किया कि मैं भवन में फंस गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भवन में, अरे झूठ बोलना आप लोग, झूठ बोलना मेरे भाई, झूठ बोलना। अरे
मेरे भाई झूठ बोलना कांग्रेस के पत्र में लिखा हुआ है। चलिए महेश जी लौटेंगे आपके पास। और संजीव जी पहले मेरे सवाल और फिर हम चलेंगे दिनेश शक्ति त्रिकाजी के पास। चलिए संजीव वर्मा जी लौटेंगे। संजीव जी फिर आप लोग मजबूर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि चर्चा हम सही से नहीं कराते हैं। पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अभी जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान सुन रहा था तो उसमें कुछ बयान ऐसे निकल के आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो धन बल का प्रयोग कर रही है। संजीव वर्मा जी, इस आरोप पर मैं आपका एक टिप्पणी चाहूंगा और फिर मैं दिनेश शक्ति त्रिकाजी के पास जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस और बीजेपी पर दोनों पर कितना फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, मेरे को मौका दीजिए प्लीज। बात रखिए। दिनेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई धन बल की आवश्यकता नहीं है वहां पर दुरुपयोग करने की, क्योंकि चंपावत की जनता पूरी तरह से मन बना बैठी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक युवा और एनर्जेटिक चेहरे हैं, उनको बहुत बड़ी आस है कि सर पॉइंट पे हम सर 1 to 1 पॉइंट पे कि चंपावत से हम एक मुख्यमंत्री को जिताएंगे तो हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़े से बड़े बहुमत से, एक प्रचंड बहुमत से। सर आप मेरे जवाब पर नहीं आए वर्मा जी, आप जवाब पर नहीं आए मेरे। जी मेरा जो सवाल था वो सीधे तौर पर यही था कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी पर यह आरोप जड़ रहे हैं कि कांग्रेस धन बल का प्रयोग करके ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी के लिए ये नाक का चुनाव हो, ये सिर्फ विधायकी का चुनाव नहीं है, ये नाक का भी चुनाव है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से अगर विधायक का चुनाव हार गए तो ये उनकी दशा और दिशा, आगे की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करती हुई नजर आएगी। ये सीधे तौर पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगे के समीकरण सीएम पुष्कर सिंह धामी के इसी चुनाव से संपन्न होंगे, क्योंकि जो 2 चुनाव वो जीतते आए हैं वो जनता नहीं देखेगी। और यहां पर अगर मुख्यमंत्री लगातार 2 चुनाव हार जाते हैं तो यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि पर जो साख लग जाएगी वो तो आप जानते ही हैं कि भाई कांग्रेस ने पहले उन्हें खटीमा से हराया, ठीक है, और उसके बाद अब वो चंपावत से जब उनके लिए सीट खाली की गई उसके बावजूद भी वो हार गए। तो ये तो लाजमी सी बात है कि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहेगी, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस जब ये आरोप लगाती है तो आरोपों में कहीं ना कहीं बल होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है एक पार्टी है, देश पर 70 साल राज किया है और आपके बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी हैं इस चुनाव में। दीक्षित जी मेरे को बोलने जी। दीक्षित जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस अनर्गल आरोप और बयानबाजी करती है, कांग्रेस के पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसा आपने बोला, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास ना कोई विकास का रोड मैप है, ना कोई विकास का एजेंडा है, ना बोलने के लिए है, ना करने के लिए, ना खोने के लिए। उनके पास है तो झूठे आरोप प्रत्यारोप और जनता को भ्रमित करना और जनता के अंदर एक झूठ का वातावरण पैदा करना। और मैं सोचता हूँ चंपावत की जनता इन सभी झूठ और भ्रम में जो कांग्रेस फैलाना चाहती है उसमें कहीं से दूर तक आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा, हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और पूरे हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं, हम सभी लोग यह जानते हुए कि हम लोग एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन उस जीत के अंतर को हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उस काम के लिए हम हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं। और बिल्कुल 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जब चंपावत में टनकपुर और बनबसा में सभाएं हैं और बिल्कुल संजय वर्मा जी, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी आखिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी को चुनाव लड़ाने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे चर्चा पर चलते हैं। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी के लिए जिस तरीके से एक नाक का चुनाव है, ये सिर्फ विधायकी का चुनाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एमएलए नहीं बनेगा अगर चुनाव जीतता है कोई। या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई और सीट खाली करानी पड़ेगी उपचुनाव के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त जनता को भी चाहिए और भाजपा के कार्यकर्ता को भी ध्यान से करना चाहिए काम कि जनता का पैसा और ज्यादा खराब ना कर रही है और अपने मुख्यमंत्री को एज ए मुख्यमंत्री ही जिताए और उत्तराखंड के इतिहास को बरकरार रखे। वो ज्यादा बेटर इसीलिए है कि मुख्यमंत्री की पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी से जो उसमें 8 साल 10 साल जो उसने एमएलए बनकर भाजपा का कार्य किया और मुख्यमंत्री बनकर ये दूसरी बार कार्य कर रहे हैं, इसको ये अच्छी तरह से निभाएं। बाकी चंपावत की जनता क्या चाहती है ये चंपावत की जनता जाने। बाकी प्रवक्ता की अपने भाजपा की कि आपके बड़े नेता कहाँ हैं। अरे बड़े नेता से तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपनी सीट को कब्जाने की कोशिश करो ना। आपके लिए तो फायदेमंद है कि बड़ा नेता नहीं जा रहा और आपका फायदा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन यही मैंने भी समझाया था दिनेश जी, यही मैंने भी समझाया था कि आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बड़े नेता जो अच्छी छवि रखते हैं, जो एक साफ स्वस्थ और सुंदर छवि रखते हैं कांग्रेस में, जिनकी हैसियत है कांग्रेस में, वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। जोश सिंह बिष्ट अगर कांग्रेस छोड़ के गए तो इससे फायदा तो बीजेपी को ही हो गया ना। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं, ये हम मानते हैं कि आपके धामी जी ने कुमायूं में विकास तो बहुत किया। वो विकास अब आपको भी मालूम होगा। कुमायूं के अंदर बलात्कार केस बढ़ गए, कुमायूं के अंदर खनन माफियाओं के मर्डर हो गए, कुमायूं के अंदर बड़े बड़े होटलों के अंदर बलात्कारों के बस काम करने की नतीजे सामने आ रहे हैं। ये सारे विकास ही तो हैं। वो विकास से समाज के लिए हो या जनता के लिए हो या कुछ के लिए, लेकिन या खुद का विकास हो या खुद का विकास हो दिनेश जी, या खुद का विकास हो या अपने करीबियों की झोलियां भर दें। सबसे बड़ी सुगंध बात ये है कि आप धर्म से अपने कार्यकर्ताओं से वहाँ के ब्यूरोक्रेटों से मिलकर अगर वहाँ पर आप धामी को जिता लेते हैं तो उत्तराखंड की जनता का पैसा भी बचेगा, आप लोगों की नीयत है वो भी सामने आ जाएगी। विकास जो होना है वो तो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से दिखाई ही दे रहा है। जो विकास हो रहा है इसके अंदर तो हमको सुलझ ही नहीं रहा और ना ही के आगे संभावना है। इसीलिए बेटर यही है कि आप अपनी जी जान से मेहनत करें, अपने 40 जो प्रचारक है उनको वहाँ पर बिठा के रखें, उनको कहीं आने जाने ना दे। कांग्रेस के प्रचारक 30 है, वो आए जाए वह ना जाए, वह प्रचार करे या ना करे। दिनेश जी, मैं आपके तमाम आरोप हैं, इन पर एक जवाब लेना चाहूंगा संजीव वर्मा जी से। संजीव वर्मा जी, दिनेश शक्ति त्रिखा जी ने आप पर तमाम आरोप लगा दिए कि पिछले 1-1.5 महीने से जो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यकाल रहा है उसमें कितना विकास हुआ है। जरा 5 योजनाएं जिनका लोकार्पण हुआ, शिलान्यास नहीं, जिनका लोकार्पण हुआ इन्हें गिना दीजिए। दिनेश जी, हाँ सॉरी दीक्षित जी दीक्षित जी, देखिए दिनेश जी तो कई बार बातें इस तरह की करते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं या कांग्रेस के। सर ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं इन पर, ना मुझ पर। आप सीधी उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। आपको जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मेरे को थोड़ा कष्ट होता है। दिनेश जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको सह सम्मान कह रहा हूँ कि इस तरह की आप बातें जब करते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। जो वास्तविकता होती है, वास्तविकता को जरूर बयान करना चाहिए, लेकिन अनर्गल बयानबाजी करना थोड़ा सा अच्छा सा लगता नहीं है। और जिस तरह से
जिस तरह से चंपावत का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा हो गया है, और दीक्षित जी, मैं आपसे पहले भी कहा, चंपावत की जनता ने पूरा मन बना रखा है, हमने एक मुख्यमंत्री को जिताना है और मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और हमारा क्षेत्र एक सर जाते जाते थोड़ा समय का अभाव है दिनेश, वो वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, थोड़ा समय का अभाव है, दो लोकार्पण इन्हें गिना दीजिए जाते जाते। दिनेश जी देखिए, चंपावत में को एक टूरिज्म सेक्टर में एक जबरदस्त हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है। हमने वहां पर हनी का एक शहद का हनी का हब बनाने का हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने वहां पर जो अपना रोपवेज है, रोपवेज को मंजूरी दी है, और जिस प्रकार से गोलजू देवता का एक बहुत एक पवित्र स्थान है, हमारी सरकार ने वहां के और डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा कुछ काम किया है ताकि वहां का टूरिज्म बढ़े, वहां पर रोजगार बढ़े। संजय वर्मा जी, चलिए थोड़ा समय का अभाव है। दिनेश जी, शायद आपको अपने जो तमाम सवाल थे आपके, उनका जवाब भी आपको मिल चुका होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, मिशन चंपावत जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि 31 मई को यहाँ पर चुनाव हो जाने हैं। उपचुनाव की बात कर लेते हैं, और 3 मई को यह साफ हो जाएगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के अगला जो राजनीतिक कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में जिस तरीके से, अगर उपचुनाव की बात कर लें तो यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि उनका आगे का राजनीतिक करियर कैसा होगा। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, और चलते चलते है एक नजर हेडलाइंस की ओर।